असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपका मतलब जेआरएफ के अंदर ही नेट के लेक्चर से आ जाता है सर्टिफिकेट के अंदर, तो ये नेट हो जाता है, ठीक है ना? जेआरएफ प्लस इसमें पीएचडी करते हैं। ये फेलोशिप होती है एक प्रकार से, ठीक है नहीं? फेलोशिप समझ लो आप 3 साल की, 5 साल की, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 इयर्स, ठीक है? चलिए, ये होता है। तो बेसिकली इसमें हम पीएचडी मतलब अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए जेआरएफ होता है और नेट क्वालीफाई मतलब आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में आप मान्य हो गए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सर्विस दे सकते हो अपनी, ओके? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देख लेते हैं एज लिमिट क्या होती है, किस प्रकार से प्रोसेस रहता है, ठीक है ना? तो अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ इसमें, एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले मैं देख लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो क्या क्राइटेरिया है इसका? अब देखो चेंज हो चुका है पहले से, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो बेसिकली इसमें है क्या? देखिए एज का अगर मैं उसके अंदर बी, लास्ट होता है आपका पार्ट सी, ये सिंगल पेपर नहीं होते हैं, ठीक है? पार्ट सी, ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके। देख लेते हैं किस प्रकार से हैं ये पार्ट्स। चलिए, हो गया आपका न्यूमेरिकल एनालाइसिस हो गया, ये सारे किसके टॉपिक हैं? उसके हैं। ये अपना सीओबी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ओके? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये हो गया सीओबी। फोर्थ है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस और फिफ्थ हो गया हमारा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, हो गया है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ये हो गया हमारे एप्लाइड टॉपिक्स। तो अब यूनिट वाइज किस तरीके से कितना आता है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो प्योर नेट की, नेट अगर आपको क्वालीफाई करना हो, बिल्कुल सेफ जोन बता रहा हूँ एकदम, बिल्कुल सेफ जोन बता रहा हूँ आपको। अगर नेट आपको क्वालीफाई करना है, ठीक है, बिल्कुल सेफ, 110 मार्क्स में नेट होता है आपका, ठीक है? 110 मार्क्स में नेट होता है। और अगर मैं बात करूँ जेआरएफ की, जेआरएफ तो 120 मार्क्स का सेफ जोन बता रहा हूँ, 120 मार्क्स आपको जेआरएफ हो जाता है, ठीक है? तो अभी देखो फर्स्ट यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, रियल और लिनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, वही मिला के आपके मतलब 50-50 लोगे तो 100 मार्क्स, 110 मार्क्स का इस फर्स्ट यूनिट से आ रहा है। मैं बता रहा हूँ बहुत ही ईज़ी है इसको क्लियर करना। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, रटना इसमें नहीं चलता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, किस तरीके से कैसे डिस्कस करूँगा रियल। पहले जो हमारा चलेगा वो रियल ही चलेगा, रियल और रियल, ठीक है? सो बाद में जो स्टार्ट करूँगा अगला लेक्चर होगा रियल के ऊपर। इसमें रियल में क्या-क्या सिलेबस है, क्या-क्या डिमांड पड़ेंगे, बाउंडेड पड़ेंगे, सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया, सब रियल के अंदर है। वो डिस्कस करूँगा मैं आने वाले लेक्चर में, ठीक है? Now, guys, today we are going to speak about real analysis. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो हमने आपसे बताया था कि रियल एनालिसिस के मैंने इससे पहले जो लेक्चर बनाया था उसमें डिस्कस किया था सीएसआईआर नेट नेट का जो एग्जाम होता है या जेआरएफ एनबीएचएम टिफर, उसको हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और जेआरएफ में क्या कट ऑफ होती है ना, और नेट की क्या कट ऑफ होती है, वो सब मैंने डिस्कस किया था। और किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होता है, कितने मार्क्स कहाँ से लाने होते हैं, है ना, ये सब मैंने डिस्कस किया है। 4 यूनिट मैंने टोटल डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने रियल, कॉम्प्लेक्स, लीनियर अलजेब्रा, है ना, और अप्लाइड मतलब प्योर और अप्लाइड दोनों को डिस्कस किया है। और उसमें किस प्रकार से नंबर्स आते हैं वो भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से सारी स्ट्रेटजी तैयार होती है ना। उसके बाद हम प्योर का जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे ना, सेट्स एंड फंडामेंटल्स। तो पहले हम रियल जो हमारा फर्स्ट यूनिट थी उसके हिसाब से, मतलब प्योर के अंदर जो रियल टॉपिक है, मतलब 2 यूनिट थी उसके अंदर, हमने मैं प्रीवियस लेक्चर की डिस्कस कर रहा हूँ। जो हमारी 2 यूनिट थी ना, मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर दो हमारे वो थे, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, उसके अंदर से हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं आज, है ना। उसका सिलेबस बुक्स किस प्रकार से रहेंगी आपकी वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो पहले उसको देखो आप, तब इसको देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा किस प्रकार से स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें मार्क्स की बात करूँ कि कितने मार्क्स का आता है, वो मैंने प्रीवियस में भी डिस्कस किया है। हर टॉपिक वाइज इसमें आता है 50 से 55 मार्क्स का मिनिमम आता है, 60 तक भी जाता है, मैंने मिनिमम मार्क्स लिख रखे हैं इसमें, ठीक है। इस ये सारे अगर टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जो मैंने रियल एनालिसिस का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आपके इसमें से 50-60 आराम से आ जाते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि ये मैं रेड से दिखाया मैंने, जैसे कि सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल, काउंटेबल अनकाउंटेबल, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, है ना। एग्जाम में हर बार पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन, काउंटेबल अनकाउंटेबल तो आता ही है हर बार क्वेश्चन। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, वहां से हर बार क्वेश्चन आता है। बेसिकली ये जो एग्जाम होता है, मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम एक सर्टिफिकेट होता है ना, कोई इससे जॉब नहीं मिल जाती है आपको, तो पेपर बहुत ही ईजी होता है इसका। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़ते हैं चीजों को तो आराम से हम एग्जाम कर सकते हैं, ठीक है नहीं। बट हमें एक्चुअल में चीजों को सीखना है ना। एग्जाम तो क्रैक कर लोगे आप, बट उसके बाद जो आपकी, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए अलग एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर वो भी एग्जाम निकालना पड़ेगा आपको। वो तभी निकाल पाओगे जब आप अच्छे से ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करोगे, है ना। फिर वो उसके लिए फिर अलग से कोडिंग पढ़नी पड़ेगी आपको, फिर वो दिक्कत आती है। तो ये अगर आप अच्छे से कर लिया, जो यूनिवर्सिटीज कराती हैं एग्जाम, वो यहीं के ही टॉपिक्स उठाते हैं, मतलब यही सारे टॉपिक्स आते हैं उनमें भी, और इससे भी हाफ कम आता है वो, है ना। तो ये सारा इंटायर सिलेबस है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम हो हायर मैथमेटिक्स का आप आराम से अच्छे से कर सकते हैं। बुक्स मैंने यहाँ 6 बुक्स अभी मैं डिस्कस करूंगा बुक्स के बारे में, पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं आपको, है ना।
तो जैसे कि अगर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर सिलेबस में, इसमें फोर्थ यूनिट है हमारी, है ना? 4 यूनिट्स हैं हमारी। फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं आपके, एक सेट एंड इट्स फंडामेंटल, काउंटेबल अनकाउंटेबल, इसी में डिस्कस कर लेंगे पूरा। सेट के बारे में जितना भी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑफ अ रियल नंबर, रियल पे ही बात करेंगे हम, जो भी पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर बात करेंगे, ठीक है? ये हमारे फर्स्ट यूनिट में 2 हमारे ये चैप्टर्स हो गए। सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सीरीज और सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है? ये सेकंड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, सेकंड वाली। समझ लो यहाँ से हर साल ही क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है? हम जब जैसे जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा तो मैं जो भी आपका जैसे रियल एनालिसिस है तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? पहले धीरे धीरे सिलेबस पे डिस्कस करते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं थर्ड यूनिट की, ठीक है? तो इसमें जैसे हमारा जो आपने कैलकुलस पढ़ा था, मतलब 11 12 का पूरा पोर्शन एक तरीके से, बट उससे हायर लेवल का है, जैसे लिमिट आपने पढ़ा होगा, ठीक है? कंटिन्यूटी पढ़ा होगा आपने, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा होगा, बीएससी में भी मास्टर्स में भी पढ़ा होगा आपने ना, फंक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशंस, फंक्शंस के बारे में क्या क्या क्लासिफिकेशन सारा डिस्कस करेंगे। लिमिट्स के बारे में, लिमिट्स आपने पढ़ रखा है, थोड़ा और हायर लेवल का पढ़ेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा इस टाइप से, ठीक है? कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक्चुअली मैं डिफरेंशियबिलिटी के बाद डिस्कस करूंगा, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? इसको कंटिन्यूटी के साथ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, और फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें हमने फिक्स पॉइंट, है ना, रोल्स थ्योरम, कोची मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, और भी काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो सब इसी में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया आपको। फिर आता है हमारा रीमान इंटीग्रल, और इसके साथ है हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। तो हमने ये डिस्कस कर लिया सेकंड यूनिट, इसमें यहाँ से ये पूरी यूनिट में हमारे कितने चैप्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स यहाँ से हो गए हमारे, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यही पूरा रियल का आपका सिलेबस है, ठीक है? आप ये अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी फोर्थ यूनिट की, तो सिक्वेंट एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शंस, मतलब कि अगर आपने रियल पढ़ा है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट, अगर आपने ये सीख लिया अच्छे से, है ना, सिक्वेंट एंड काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। रियल मैंने फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले रियल ही को स्टार्ट किया, आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि ये थ्रू आउट हर हमारे टॉपिक्स में यूज होगा। जैसे अगर मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ूंगा तो वहाँ पे भी पावर सीरीज है, यहाँ पे भी पावर सीरीज है, तो पावर सीरीज हम यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, वहाँ पे भी पढ़ लेंगे अच्छे से। तो यहाँ का बेसिक आना चाहिए, एक तरीके से बेसिक से यहीं से स्टार्ट करते हैं, जब भी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ये जो सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल है, थोड़ा सा आपको टफ तो पड़ेगा, बट ये है शुरू में तो थोड़ा आपको समझ नहीं पड़ेगा, मैं भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद सिक्वेंस सीरीज हो जाएगा आपका, और फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, आपने पढ़ा है, बीएससी में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम कंटिन्यूटी चेक करते थे, 2 फंक्शंस होते थे, एफ एक्स कोमा, इस तरीके से, है ना, एक्स कोमा वाई, और आपको दिया होता था कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस पे, है ना? वो सब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, है ना? सिक्वेंस सीरीज मैंने ऑलरेडी बोल दिया है इंपॉर्टेंट, इस यहाँ से तो आता ही है क्वेश्चन हर बार, ठीक है? आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। उसके बाद हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, लेवल इंटीग्रल हो गया, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर ये देखो इतने सारे टॉपिक्स में से हम खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी तैयार कर ले, मैं तो करूंगा तो सारा ही डिस्कस आपसे, है ना, पढ़ाऊंगा तो सारा ही, मैं जितना भी दिया हुआ है इसके अंदर, बट उसमें से भी हम इंपॉर्टेंट छांट लेंगे, जैसे फ्रिक्वेंटली किससे क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन बनते हैं, सेवरेबल वेरिएबल क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है? बाउंडेड, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने, इन प्रॉपर से क्वेश्चंस आने लगे हैं, है ना? पहले नहीं आते थे बट अब आ गए, तो इसको मैंने इसी के साथ मर्ज कर दिया है। उसके बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है? ये सारे टॉपिक्स हैं, ये जब हम पूरा चैप्टर, ये मतलब पूरा रियल एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब सारे टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे, उसमें से पढ़ना सबको, आपको पढ़ना सारा कुछ है ना, ये नहीं कि हम छोड़ेंगे कुछ, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ना सब कुछ है। उसके बाद जब एग्जाम टाइम पे जो उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उनको और अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है? नहीं, ये नहीं कि सब छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ेंगे सारा कुछ हम, क्योंकि ये बेसिक है, इसको आना चाहिए आपको, अगर क्वेश्चन बनता है तो बनने को तो बन जाता है, बट जो ज्यादा ही आते हैं क्वेश्चन, उन पे ज्यादा डिटेल देंगे, ठीक है ना? उसके बाद अगर मैं बुक की बात करूं कि रियल के अंदर कौन सी बुक्स लें, है ना, तो बुक्स देखो, अगर मैं बात करूं, वैसे तो जो हमारे नोट्स सफिशिएंट ही होंगे, मैं आपको कराऊंगा जो उतना ही, अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो ये सारे टॉपिक्स मैं उसी में क्लियर कर लूंगा, बट आपको बुक्स खरीदनी है, आपको पढ़ना है अच्छे से,
तो और भी मतलब आगे जैसे रिसर्च वगैरह करनी है या कुछ पीएचडी वगैरह करनी है, तो बुक्स जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं ना। तो अगर मैं बुक्स के बारे में बताऊं आपको, तो आप, तो ये बुक्स के बारे में देख लेते हैं हम। जैसे बुक का रेफरेंस क्या है, जैसे अगर ये एपोस्टल की बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है ना, जो बिल्कुल बेसिक, जिसको बुक्स अभी आज तक किसी ने पढ़ी नहीं बिल्कुल भी बुक्स के बारे में, तो सबसे पहले आप चाहो तो ये बुक्स खरीद सकते हैं ना। ये एस सी मलिक एंड सविता अरोरा, अच्छी बुक है। तो जिसने अभी तक बुक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, जिसको है ना कि कौन सी बुक्स लें, हमने आज तक बुक्स ही नहीं पढ़ी कोई, तो ये बेसिक से अगर स्टार्ट करेंगे तो रियल सबसे बेसिक से यहाँ से स्टार्ट होगा। ये अच्छी बुक है, एकदम समझ में भी आ जाएगी आपको, नॉर्मल लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा चाहिए थोड़ा सा और, तो उसके बाद आप ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सभी इंडियन ऑथर की हैं, मतलब जैसे रियल एनालिसिस ये है हमारे एनबी बाली की बुक है, अच्छी बुक है। ठीक है, अगर बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से जिसको पढ़ना है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। मैथमेटिकल रियल एनालिसिस, मतलब ये रियल एनालिसिस की बुक है, नाम लिखा हुआ है इस पे मैथमेटिकल एनालिसिस है, रियल की बुक, सारे रियल के टॉपिक्स हैं, आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, सीरीज रीमान वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जहां से आप परचेस करना चाहते हो वहां से आप ऑनलाइन इसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसकी रियल एनालिसिस की बुक है ये अच्छी बुक है ना। ये है बाली जी हैं हमारे, एनबी बाली, अच्छी बुक्स। और ये सविता अरोरा है ना, और एस सी मलिक, अच्छी बुक्स, बढ़िया है। ठीक है, बेसिक से अगर स्टार्ट करना है, जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो वो ये बुक प्रेफर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये पढ़ने के बाद ये ले सकते हैं आप। थर्ड बुक ये है हमारी एस एस के मापा, अच्छी बुक है ना, कॉन्सेप्चुअल है, सब कुछ लिखा हुआ है, अच्छे से मिल जाएगा सबको, डिटेल में है एकदम। ये तो सब इंडियन हमारे हो गए। ठीक है, ये मैंने कुछ बाहर की बुक्स ले रखी हैं, बाहर के राइटर्स हैं, जैसे एपोस्टल की बुक है, अच्छी बुक है ना। ये जब आप बेसिक आपके अच्छे से आ जाते हैं क्लियर, उसके बाद हम इन बुक्स पर जा सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी बुक है। इसके बाद, उसके बाद अगर मैं बात करूं, वल्टर रुडिन, ये बहुत ही अच्छी बुक है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं, रियल की बुक है, मैथमेटिकल एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, बहुत ही शानदार बुक है, अमेजोन पे मिल जाएगी आपको इजीली, वहां से आप इसको ले सकते हैं। ये फॉरेनर राइटर्स की बुक है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पुट हो जाते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट नेट में पुट हो जाते हैं, जैम में पुट हो जाते हैं, इन्हीं बुक से क्वेश्चन सेम। ठीक है ना, ये बाहर की बुक्स है, बट आपको अगर बेसिक से पढ़ना है तो पहले ये ले आ, एस टी मलिकन, सविता अरोरा, मैंने एक लेवल बता दिया, जिसको ये पढ़ रखी है ऑलरेडी जिसने, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। पोस्टल ले सकता है, वर्टल रूटीन ले सकता है, और ये वर्टल की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, इसमें मतलब आपको बहुत ही अच्छे से चीजें सब कुछ मिल जाएंगी। ठीक है, अगर बिल्कुल आपको सीखना है चीज रियल किस तरीके से पढ़ी जाती है, सबसे बेस्ट बुक ये वाली, इसको ले सकते हैं आप। एक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल एनालिसिस, इसके ये राइटर हैं। ठीक है भाई, तो ये मैंने बुक्स के बारे में बता दिया, बट अगर जिसको बुक्स नहीं पढ़नी, नोट्स इनफ है उसके लिए, तो वो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको वो इनफ हो जाएगा आपके लिए, उतना ही कर लोगे आप, अच्छे से हो जाएगा। ये उनके लिए बुक्स हैं जो उनको पढ़ने अच्छा लगता है, तो वो बुक्स ला सकते हैं, और आगे रिसर्च वगैरह करनी है तो आराम से और भी बुक्स मैं बताता रहूंगा रियल की, आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हम अगर डिस्कस करूं मैं, तो अगर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट यूनिट में मैं अभी जो बेसिक है पहले वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं एकदम चैप्टर पे नहीं जाता, बट देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए। जैसे कि सेट थ्योरी एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल में मैं डिस्कस करने से पहले, मतलब अभी मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा, पहले बेसिक जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ एक तरीके से। जिसको बिल्कुल नहीं आता वो स्टार्ट अगर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता है, तो बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफर उसका यहाँ से हो सकता है। ठीक है नहीं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये हमारे जॉर्ज कैंटर साहब, इन्होंने मतलब सेट थ्योरी पूरा अच्छे से इन्होंने, इन्हीं अगर स्पॉन्सर बाय अगर मैं बोलूं, तो जॉर्ज कैंटर हो गए हमारे, और रसल, इन्होंने ही पूरे सेट को डेवलप, मतलब बेसिक ओरिजिन यहाँ से हुआ है, उसके बाद तो डेवलप होते गए चीजें, बट जो शुरुआती जो काम किया है वो हमारे ये कैंटर साहब, इन्हीं पे बेस्ड आप काउंटेबल अनकाउंटेबल और इन्फिनिटी के बारे में बहुत कुछ इन्होंने अच्छे से समझाया है पूरे एंटायर चैप्टर के अंदर हम। ठीक है, जब तक कैरेक्टर साफ चलेंगे ये, तब तक थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा कि इनका इन्फिनिटी पे इन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब इन्फिनिटी आप जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाना कि इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है। ठीक है, भूल जाना इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि इन्होंने इन्फिनिटी को भी अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया इन्फिनिटी का भी, कौन छोटा कौन बड़ा। जैसे अगर अगर नेचुरल नंबर की मैं बात करूं, तो जैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं, और मैं इंटीजर्स की बात करूं वो भी इनफाइनाइट तक होते हैं, उनमें भी छोटे बड़े का इन्होंने बताया कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। बट आप देखोगे नॉर्मली तो इन्फिनिटी तो दोनों सेम ही है आपके हिसाब से, बट जॉर्ज जो हमारे कैंटर साहब हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो मैं जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाएंगे। और दूसरा मैंने जैसे अभी बताया था, रसल के बारे में बताया था, ये हमारे
इन्होंने भी एक इनका बहुत ही फेमस है रसल पैराडॉक्स, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। फिलहाल तो मैं बेसिक से थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और ये हमारे ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे ये दो। मैथमेटिशियन थे भी ये, और मैथमेटिलॉजिशियन भी थे ये, मतलब राइटर भी थे, काफी सारे मतलब इनके पास हैं। आप इनके बारे में अच्छा डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना। विकिपीडिया वगैरह पे जाके आप सर्च कर सकते हैं इनके बारे में, तो बहुत ही इनके पास अच्छी खासी, ठीक है, उपलब्धियां हैं। उसके बाद में अगर बात करूं, कैंटर साहब ने जॉर्ज ये सेट थ्योरी में बहुत ही मतलब योगदान दिया। फिलहाल तो मैं अभी सेट पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपका बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो मैं अभी इस चैप्टर के मतलब जो बेसिक्स हैं, जो आपको इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो मैं डिस्कस करते हैं। उनके सिंबल्स नोटेशंस क्या होते हैं, उसके बाद में सेट पे आऊंगा। सेट में भी स्टार्ट ही नहीं कर रहा। सेट क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। फिलहाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ नोटेशंस के बारे में, क्योंकि रियल पूरी नोटेशंस के ऊपर है। अगर आपको नोटेशन अच्छे से नहीं आते तो फिर आपका कोई वो नहीं है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, तो नेचुरल नंबर की अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे, नेचुरल नंबर क्या है, तो इस तरीके से हम ये नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का, ये आपको जो अच्छी बुक्स है उसमें इसी प्रकार से लिखा होगा। आप नॉर्मल एन नहीं बनाना, ठीक है, इस प्रकार का ये नोटेशन होता है नेचुरल नंबर्स का, इसी प्रकार से। तो ये हमारे जो क्रॉनिकल थे हैं, उन्होंने बताया कि जो नेचुरल नंबर है वो गॉड गिफ्टेड है। मतलब जो जैसे स्टार्ट होता है कहाँ से, 1, 2, 3, 4, है ना, 5 एंड सो ऑन। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है। सेट में फिलहाल अभी मैंने सेट पे मैं बना के दिखा रहा हूँ सिंबल्स वगैरह, मैंने सेट की डेफिनेशन अभी अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, है ना। अभी मैं सेट के बारे में इतना कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंबल्स नोटेशंस की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ये आप जानते हो ये किसका सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का बात होता है ये सेट। ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने हमें बताया इनके बारे में कि भाई नेचुरल नंबर जो गॉड गिफ्टेड है, ये किसने बताया, क्रॉनिकल ने बताया था हमें, किसने, ये सब आपको, है ना, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और क्रॉनिकल, उन्होंने बताया कि भाई ये जो होते हैं ये गॉड गिफ्टेड नंबर्स है, ठीक है ना। इस पे मैं बहुत आगे डिस्कस करूंगा इन नंबर्स पे तरीके से। ये जर्मन जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जर्मन से है ये, चलिए, जर्मनी जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बस आपको ध्यान रहे। तो उन्होंने बताया कि गॉड गिफ्टेड नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड सो on चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्फिनिटी के बारे में, यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुआ। ये सबसे पहला सेट था जिसके अंदर इन्फिनिटी वर्ड यूज किया गया, क्योंकि इसमें नंबर्स का नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इन्फिनिटी के बारे में बात हुई। अगर बात करूं कि इन्फिनिटी की चर्चा ही कहाँ से स्टार्ट हुई, तो वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुई कि कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी जाते हैं। तो यहाँ से डिस्कस हुआ। तो ये सेट किसका है भाई, ये है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैंने डिस्कस किया था अभी आपसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, किस तरीके से बताया है ना क्रॉनिकल ने इसके बारे में। बाद होल नंबर्स किस तरीके से आए, फिर ये इंटीजर्स के बारे में पास्कल ने हमें बताया था। और इसका लेटर जो है वो क्या है, मतलब जेड से नोट करते हैं, जहाँ एक जर्मन प्रोफेसर थे, उनके उनके उन्होंने इसको नोटेशन दिया था, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर क्या होता है वो डिस्कस किया मैंने। जैसे एक पिज्जा का स्लाइस हो गया, उसको हमने क्या कर दिया, से 1/4 पार्ट, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, तो 1/4 पार्ट जैसे मुझको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शंस करेंगे। तो वही यहाँ रैशनल नंबर्स हो गए। वहीं से रैशनल नंबर्स आए, रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे इतनी बात मैंने अभी तक आपसे डिस्कस की। उसके बाद मैं बोल रहा था कि जो पाइथागोरियन थे हमारे, ठीक है, मैथमेटिशियन, तो ग्रीस के थे वो। तो जहाँ से हमारे सुकरात थे वहीं से थे वो। तो हुआ क्या कि जो पाइथागोरस थे वो रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में ही जानते थे, और जो उनकी कम्युनिटी थी उनको पाइथागोरियंस बोलते हैं ना, पाइथागोरियन कम्युनिटी थी उनकी, जो उनको मानती थी पाइथागोरस को। पूरी कम्युनिटी थी उनकी। तो उन्हीं उन्हीं के सिद्धांतों पर जो वो चलते थे, सारे जो पाइथागोरस के जो सिद्धांत थे, उन्हीं के सिद्धांतों पे जो पाइथागोरियंस कम्युनिटी थी वो पूरी चलती थी। तो
जो पाइथागोरस थे उनको ज्ञान का पूरा भंडार था उनके पास। जैसे उन्होंने उनको इतना पता था भाई, स्टार्टिंग की बिल्कुल शुरू में बात कर रहा हूँ कि भाई नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, रैशनल नंबर्स होते हैं, इन्हीं के बारे में उनको डिटेल जितना पता था वो पता था। उसके बाद उन्हीं के एक स्टूडेंट थे, हिप्पोकस करके, है ना? हिप्पोकस करके एक उनके स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने, मैं ये सेकंड स्लाइड पे डिस्कस करूंगा इस बात को। उन्होंने क्या बताया कि जैसे कि हम, अगर मैं बात करूं कि एक ये, इसको वैसे मतलब इनके इसके बियॉन्ड, रैशनल नंबर के बियॉन्ड भी नंबर्स होते हैं, उन्होंने बताया। तो किस तरीके से उन्होंने बताया कि भी रैशनल नंबर के बियॉन्ड भी कुछ नंबर्स होते हैं, वो किस तरीके से उन्होंने बताया, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। बट पाइथागोरस जो थे उनको, मतलब उनको हर लोग मानते थे। तो ये एक ट्रायंगल लिया, ठीक है? उसको मैं वैसे उस तरीके से नहीं समझा सकते इस बात को। ये ज्योमेट्रिकल के ही माध्यम से आप समझ सकते हैं, बियॉन्ड द रैशनल नंबर्स, ठीक है? वो हम अलजेब्रिक की मेथड से नहीं समझा सकते। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट यहाँ पे ये लेंथ जो है ये हमने 1 यूनिट ली यहाँ पर, दिस, और ये जो इसका परपेंडिकुलर है ये भी हमने वही 1 यूनिट कंसीडर किया। उसके बाद जो हमने हाइपोटेन्यूस है इसका, जो हाइपोटेन्यूस है वो जो आएगा वो क्या आएगा, √2 आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो हिप्पोकाकस थे हमारे, कौन, जो पाइथागोरस के स्टूडेंट थे, है ना? पाइथागोरस जो है हमारे, उनके क्या थे, स्टूडेंट थे। उनके जो स्टूडेंट थे कौन, ये कौन थे, स्टूडेंट थे इन्हीं के। तो इन्होंने बताया कि भाई रैशनल नंबर के बियॉन्ड नंबर्स होते हैं, है ना? एक तरीके से इन्होंने ये बताया कि जो रैशनल नंबर है वो ये जो नंबर √2 है, इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है? और जितने नंबर्स अभी मैंने पीछे आपसे डिस्कस किए हैं वो सारे नंबर्स क्या हो सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इससे प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस करूँ, जैसे ये नेचुरल नंबर है, इसके नीचे 1 मान के हम इसको भी p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर ही होता है, 1 इसके नीचे 1 मान के। सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं नहीं? क्योंकि हर किसी के अपॉन में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो ये जितने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, वो सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इतना ही पता था बस पाइथागोरस को, ठीक है ना? उसके बाद जब उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने ज्योमेट्रिकल का यूज़ करते हुए उन्होंने ये बताया कि भई जो √2 है, स्क्वायर रूट 2 है, वो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो मतलब इन ये जो नंबर्स हैं, इनके बियॉन्ड नंबर्स भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनके बियॉन्ड जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को फिर बोला गया क्या? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है नहीं? जैसे ये √2 जो है, स्क्वायर रूट 2, उसको क्या बोलेंगे हम? इर्रेशनल नंबर्स। बट ये जो बात थी, वो जो उनकी कम्युनिटी थी, ये पाइथागोरस कम्युनिटी थी, उन्हें ये बात, मतलब उनके, क्योंकि वो सारे सिद्धांत पाइथागोरस के मानते थे, है ना? उनको ये बात उनकी बिल्कुल बेकार लगी कि ये बिल्कुल बेकार बात है, मतलब उनके बियॉन्ड जा रही है सब बातें, क्योंकि वो सारी बातें उनके भी मानते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इनको, इनके जो स्टूडेंट हैं पाइथागोरस के, इनको समुद्र में जाके उनको फेंक दिया, मतलब उनको किल कर दिया, मार दिया एक तरीके से, ठीक है? तो ये बात थी यहाँ से। तो ये क्या हो गए, हमारे इर्रेशनल नंबर्स हो गए ये, ठीक है? तो यहाँ से, हाँ, इस यहाँ से स्टार्टिंग हुई हमारी इर्रेशनल नंबर्स की। तो अगर अगर मैं बात करूँ कि भई सबसे, अगर फ़िलहाल जो भी अभी अभी तक हमने डिस्कस किया है इसके अंदर, तो सबसे अगर बड़ा नंबर देखा जाए, तो वो कौन है? सबसे बड़ा अगर देखा जाए, तो ये, अभी मैं इसकी इर्रेशनल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब सबसे स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमारी? सबसे पहले हमारा नंबर आया था कि नेचुरल नंबर, है ना? सबसे पहले नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या? होल नंबर, मतलब इससे बड़ा है होल नंबर, ठीक है? उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन आया हमारा? इंटीजर। इंटीजर के बारे में बताया। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रैशनल नंबर को इस तरीके से क्यू से डिनोट किया जाता है, ये भी तरीके से। ये हमारा क्या बना, एक ऑर्डर बना।
इस तरीके से चीजें हुई। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। उसके बाद हम आगे बढ़े, जैसे इर्रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया मैंने, अभी मैं इसी में इसकी सेपरेशन करूंगा। रैशनल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग और जिनके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वो भी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद हुआ क्या, जैसे कि अगर मैं अभी डिस्कस करूं आपसे क्या, ये अभी हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स के बारे में, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया एंड सो ऑन। इसी में डिस्कस किया मैंने। यहीं से हमारी क्या क्लास बना दी कुछ, क्या क्लास बन गई यहाँ से, इसमें ही क्या हो गया, ऑड नंबर्स आ गए हमारे। यहीं से क्लास बन गई ना टू ऑड और इवन नंबर्स की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 हो गया हमारा, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन। यहीं से हमारे क्लासिफिकेशन हो गया इसका। उसके बाद इवन नंबर्स आया हमारा। क्या आया, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या हुआ, इवन नंबर के अंदर, ठीक है, इवन नंबर के हमने अंदर क्या डिस्कस किया, जैसे 2 आ गया हमारा, 4 आ गया, है ना, और 6 आ गया और 8 आ गया, ये हमारी इवन नंबर्स आ गए। तो इसमें आपको पता है डिविजिबल, मल्टीप्लिकेशन, जो चारों ऑपरेशंस हैं वो हम नेचुरल नंबर में लगा सकते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। उसके जब हमने डिवीजन किया तो वहां से क्या पता चला, प्राइम नंबर्स के बारे में पता चला। क्या, कि प्राइम नंबर्स भी होते हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में भी यहाँ से पता चला हमें, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स होते क्या है बेसिकली, जैसे कि आपको पता होगा क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या, डिविजिबल, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ एंड इटसेल्फ एंड वन, ठीक है ना, इटसेल्फ एंड वन। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स की अगर मैं स्टार्टिंग करूं, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 से स्टार्ट होगा हमारा। 2, उसके बाद 3 आ गया हमारा, है ना, उसके बाद हमारा 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं एंड सो ऑन, इस प्रकार से। अब जो 1 है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। प्राइम नंबर सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर अगर कोई है तो वो कौन है, 2 है। ये इवन भी है और प्राइम भी है, और कोई ऐसा नंबर इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करता जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर ओनली कौन है, 2 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो ये बात तो समझ में आती है आपको। उसके बाद हमने 1 को क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों हमने 1 को इंट्रोड्यूस इसके अंदर नहीं किया, है ना। तो 1 को इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मैं आगे अभी बताता हूँ आपको। जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, वो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में उनको मतलब लिखते हैं हम इस तरीके से। देखो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको एक सेकंड। ये जो होते हैं, ये होते हैं यूनिक, यूनिक प्राइम फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन। इनका तो फैक्टराइजेशन होता है, वो क्या होता है, यूनिक होता है। देखिए किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे कि एक जैसे कोई नंबर था हमारा, कोई भी एन, कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। हमने क्या कर सकते हैं, उसको फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इन जनरल लिखूं P1 और Q1 लिख लिया हमने इस तरीके से, ठीक है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम उसको फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, कहाँ तक, PR एंड QR, इस तरीके से फैक्टर्स के रूप में। तो अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी ले लो, मान लो 60 ले लिया, है ना, 60 कोई नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर है 60। आप क्या कर सकते हो, इस नंबर को आप फैक्टर्स के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3 into 5 into और 2 की पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है।
ये हो जाएगा 60 हो गया अपना 60 हो गया। तो ये क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन है। देखिए आप देखो यहाँ पर ये p रहेगा, और ये जो इस पे पावर्स है, इस पे 1 पावर है 5 पे, इस पे 1 पावर है, और ये जो p r ये क्या है, ये दोनों यूनिक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, p और q क्या है, यूनिक नंबर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बिल्कुल डिफरेंट देखो 3 5 और ये 2, ये प्राइम नंबर्स आ गए हमारे, है ना, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ई और क्यू क्या है, यूनिक नंबर है, तभी तो उसको यूनिक फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। बट हुआ क्या, अगर सपोज करो आप कि वन जो है, अगर हम उसको प्राइम नंबर में इंक्लूड कर लेते, है ना, क्या करते हैं, अगर हम वन को प्राइम नंबर में इंक्लूड कर लेते तो होता क्या, जरा ध्यान देंगे इधर। वन को अगर मैं प्राइम नंबर में क्या कर दूं, इंक्लूड कर दूं, तो क्या होगा, होगा क्या, वन को हमने प्राइम नंबर में अगर हम इंक्लूड करेंगे, तो जैसे अगर ये 60 हो गया ना, अ, जैसे हमने क्या लिया, 60 लिया, ठीक, इसी के हमने क्या करे, फैक्टर्स करे। फैक्टर्स क्या आएंगे इसके, 3 × 5 × 2 और इसकी पावर 2 ले लेते हैं, इंटू मैंने लिख दिया 1 की पावर मान लो 5 ले लिया मैंने, ठीक है, फिर 60 लिखा मैंने, इंटू यहाँ की लिखा हमने 3 × 5 × 2 की पावर 2 इंटू मैंने ले लिया 1 की पावर समथिंग 2 ले लिया। तो अब ये देखो, यूनिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिक नंबर क्या होता है, जैसे उसके जैसा कोई ना हो, ऐसे नंबर होता है। बट यहाँ पर देखो दिक्कत आ रहा है, यहाँ पर 1 की पावर कितनी आ रही है, 5 आ रही है, यहाँ पे 1 की पावर कितनी आ रही है, मतलब p की पावर क्यों यहाँ पर डिफरेंट आ रही है और यहाँ पे डिफरेंट आ रही है सेम डिफरेंट आ रही है। तो और जबकि p और q क्या है, कोई यूनिक है, तो इस वजह से हमने क्या करा, अ, ये यूनिक नंबर नहीं रह जाएगा, तो इस वजह से 1 को क्या कर दिया हमने, हटा दिया वहां से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली 1 नहीं होता, 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा अगर प्राइम नंबर्स है वो 2 है, इवन प्राइम भी बोल सकते हो, वो 2 है। 1 से इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि फिर वो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी उसकी, है ना, यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से वो दिक्कत आ जाएगी, उस वजह से इसको हमने यहाँ से रिमूव कर रखा है। क्लियर है ना, आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये नॉट यूनिक हो जाएगा, तो बात उसकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, नॉट यूनिक। तो इस वजह से क्या, अगर हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया है इसके अंदर, ठीक, बस इतना ही रहने देते हैं आज। मैं आने वाले लेक्चर्स में, अभी तक मैंने अभी अपना चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, सेट थ्योरी और अकाउंटेबल अनकाउंटेबल अभी कुछ नहीं बताया मैंने, सेट के बारे में भी डिस्कस नहीं है, खाली आपको नॉर्मल सिंबल्स बताया है कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये डिस्कस किया है मैंने अभी। अब आने वाले लेक्चर्स में हम, जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे सेट एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल, सेट से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम चैप्टर को डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया, इससे पहले मैंने बताया रखा है आपको, एक हमने लेक्चर बनाया, उसमें हमने पूरा नेट जेआरएफ के बारे में बताया, किस तरीके से हम उसको एग्जाम को कर सकते हैं, है ना, मैथमेटिकल के बारे में ही डिस्कस किया है मैंने। और उसके बाद ये सेकंड लेक्चर है हमारा, जिसमें मैंने आज रियल का सिलेबस डिस्कस किया, रियल हम इस पे पढ़ा रहे हैं। तो रियल में कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है वो मैंने डिस्कस कर दिया, अगर आप चाहते हैं, वरना नोट्स इनफ होते हैं। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कितना आएगा, वो भी मैं सब डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में, है ना। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैंने सारे डिस्कस कर लिया आपसे भाई, सेट ऑफ फंडामेंटल टोपोलॉजी, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। ये धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, फिलहाल हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का अभी बेसिक बताया, चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे हैं वो ध्यान रखो भाई, ये स्टार्ट हो जाएगा, इसको एक्चुअल में करना ही है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो एक्चुअल में करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है नहीं, चलिए।